हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और आज की क्लास बेस्ड है रतन टाटा की लेगेसी पे। जिन चीज़ों के लिए रतन टाटा को याद किया जाएगा आज से 10, 20, 50 साल बाद, जो बड़े छोटे काम वो अपने करियर में करके गए और साथ में जो उनके कैरेक्टर की डार्क साइड्स थी, जिस चीज़ के लिए उनको क्रिटिसिज्म भी मिला, एक बहुत ही बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू को इस आर्टिकल में अपने समझेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, फुल ऑफ वोकैब है, फुल ऑफ ग्रामर है और ये आपका आज का क्विज है जो इसी क्लास के ऊपर इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। क्लास के लास्ट में ये पैराजम्बल सेट, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस, ग्रामर के क्वेश्चंस और वोकैब और सब चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। सॉल्यूशंस इस क्विज के क्लास के लास्ट में आपको करवाएंगे। पूरे मन से क्लास को लो ताकि 9 में से 9 मार्क्स आपको मिल सके। चलिए आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी अ वैल्यूएबल लेगेसी। देखिए, वैल्यूएबल यानी कि कीमती, जिसकी वैल्यू हो, जिसकी कीमत हो, वो कहलाती है वैल्यूएबल। लेगेसी को हिंदी में बोलते हैं विरासत या हेरिटेज, जो आप अपने पीछे छोड़ के जाएं, जिसके लिए आपको याद किया जाए, जो आपका एक फुटप्रिंट हो, है ना। आपने कुछ प्रॉपर्टी पीछे छोड़ी, अपना नाम पीछे छोड़ा, कुछ काम ऐसा करके गए, अच्छा बुरा कुछ भी, वो आपकी लेगेसी कहलाती है। कह रहा है जी बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती विरासत छोड़ के गए हैं रतन नवल टाटा, लेट मिस्टर टाटा। चलिए, रतन टाटा's लीडरशिप reshaped द टाटा ग्रुप इनटू अ कोहेसिव पावर हाउस। कह रहा है जी रतन टाटा की जो लीडरशिप है, लीडरशिप समझते हैं आप, किसी की अंदर लीडर होने की क्वालिटी है ना, नेतागिरी, जो आपके अंदर लीडर होने के गुण होते हैं। कह रहे हैं इनकी लीडरशिप ने रीशेप किया, फिर से शेप में लाया, फिर से इन्होंने डिज़ाइन किया टाटा ग्रुप को एक कोहेसिव पावर हाउस में, एक ऐसे पावर हाउस में जो बड़ा जुड़ा हुआ था, कोहेसिव था, बहुत ही मजबूत था। जब चीज़ें कोहेसिव होती हैं तो एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होती हैं, जैसे उनमें गोंद लगा हो, कोहेसिव लगा हो, है ना, फेविकोल का बॉन्ड हो। और पावर हाउस आप समझते हैं जहाँ से पावर निकले, जिसमें बहुत ज़्यादा, समझ गए ना, डोमिनेंस हो। तो रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक कोहेसिव पावर हाउस बनाया अपने 30-40 साल के करियर में एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। तो इनकी लीडरशिप ने रीशेप किया इस ग्रुप को। लीडरशिप सब्जेक्ट है, रीशेप्ड, रीशेप्ड इसकी वर्ब है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालेंगे। सारे मोटे मोटे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली बढ़ सको। क्लास आपको वैल्यूबल लगती है, कीमती लगती है, कुछ काम आती है, ज़रूर से इसको एक लाइक दिया करो। ये एक लो कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है आपका इस चैनल को सपोर्ट करने का। स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए डाउनलोड करें वाई टी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आपको प्रीमियम क्वालिटी कोर्सेज मिलते हैं जो सिर्फ नाम भर के प्रीमियम है, बहुत ही कम फीस रहती है, अफोर्डेबल कोर्स रहते हैं सभी के लिए। जैसे कि राइटिंग का कोर्स, जिसमें 50 आवर्स के अंदर आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश के अंदर। सारे एग्जाम्स के सारे फॉर्मेट्स इस कोर्स में कवर्ड हैं। छोटा सा पॉकेट क्रैश कोर्स है और दिवाली के मौके पे कुछ एडिशनल डिस्काउंट चल रहे हैं, जरूर से जब तक ये डिस्काउंट्स हैं इनका फायदा लेते रहना। 465 में आपको राइटिंग का कोर्स ऐप पे मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स भी मिलेगा, जिसमें राइटिंग को एक स्टेप फर्दर ले जा सकते हैं आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। 1325 में ये कोर्स अवेलेबल है, दिवाली वाला कूपन लगा करके इसका फायदा ले सकते हैं। बैंकिंग एसएससी के कोर्स भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करवाया जाता है, कैसे आप एग्जाम को हैंडल करेंगे, बैंकिंग एसएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों को। 2 से सवा घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पर टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वैल्यूएबल लेगेसी, 5 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है हेल्म। ये वर्ड आपने बहुत जगह देखा होगा, एट द हेल्म, एक फ्रेज भी आपने सुना होगा, एट द हेल्म, है ना। हेल्म का मतलब होता है स्टीयरिंग व्हील, और किसका, या तो किसी गाड़ी का या किसी जहाज का। स्पेशली जो बड़े जहाज बोट्स होते हैं जिस पे कप्तान बैठा रहता है, कैप्टन जहाज का, तो वो जिस, समझ गए ना, स्टीयरिंग व्हील पे बैठा है वो कहलाता है हेल्म। हेल्म का मतलब हो गया स्टीयरिंग व्हील या किसी भी चीज़ की कमांड। जरूरी नहीं आप जहाज में बैठे हो तभी आप हेल्म में बैठे हो। मान लीजिए आप किसी बैंक में बैठे हैं, मैनेजर हैं, तो आप भी वहाँ पे हेल्म पे बैठे हैं, बैंक का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। ठीक है, तो रियल लाइफ में जब भी किसी चीज़ की लीडरशिप, कमांड या रेंज आपके हाथ में हो तो आप एट द हेल्म होते हैं। द टेक्नोक्रेट हैज़ बिन एट द हेल्म ऑफ द कंपनी फॉर 2 decades। ये जो टेक्नोक्रेट है, टेक्नोक्रेट कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो टेक्नोलॉजी भी जानता हो और मैनेजमेंट भी जानता हो, एक बड़ा लीडर भी हो और एक अच्छा टेक्नीशियन भी हो।
कह रहा है ये टेक्नोक्रेट जो है वो कंपनी की हेल्म पे है, कंपनी की कमांड लेकर के बैठा है पिछले 2 डेकेड से, पिछले 20 सालों से। तो एट द हेल्म ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के स्टेयरिंग व्हील पे होना, उस चीज़ के ऊपर जो है कंट्रोल रखना। ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी इज एट द हेल्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर लास्ट मे बी 12 ईयर्स 11 ईयर्स, है ना। तो मिस्टर मोदी जो है इंडियन गवर्नमेंट की कमांड पे बैठे हैं, कमांड लेकर के बैठे हैं पिछले 10-11 सालों से, ऐसे इसको याद रखें। चलिए वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे आज। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिवियस। व्हेन यू आर ऑब्लिवियस टू समथिंग, तो आप उस चीज़ के लिए अनअवेयर होते हैं, आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है वो चीज़ होती भी है वो बिल्कुल है लेकिन आपकी नज़र में नहीं है ना। यू आर ऑब्लिवियस टू या ऑब्लिवियस ऑफ दैट थिंग। तो ऑब्लिवियस या अनअवेयर के बाद में आप टू और ऑफ दोनों में से जो भी प्रेपोजिशन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। पीपल ईट शुगर ऑल डे वाइल बीइंग ऑब्लिवियस टू या ऑफ इट्स टॉक्सिक नेचर। लोग सारा दिन चीनी खाते हैं और कब, ऑब्लिवियस होते हुए, अनअवेयर होते हुए इसके टॉक्सिक नेचर से, इसकी जहरीले प्रकृति से, है ना। टॉक्सिक नेचर क्या होता है? जहरीली प्रकृति। चलिए ऑब्लिवियस यानी अनअवेयर होना, एडजेक्टिव होना, है ना, एक एडजेक्टिव अनअवेयर। इसी से वर्ड बना है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपको कोई ऐसी चीज़, जब कोई चीज़ ऑब्लिवियन में चली जाती है तो वो आपकी नज़रों से, दिमाग से और आपकी अवेयरनेस से दूर हो जाती है ना, आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं। तो ऑब्लिवियन एक नाउन फॉर्म है इस वर्ड की। अभी जब वर्ड बनेंगे आगे आप आर्टिकल में देखेंगे तो इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे ना। ऑब्लिवियस, इसको कनेक्ट करके रखना। चलिए अगला वर्ड अपने पास टाउट, TOUT, टाउट। टाउट पता है कौन होते हैं? आपने सिनेमा हॉल के बाहर, अभी तो खैर आजकल नहीं होता, मतलब 20-30 साल पहले की मूवीज़ में आप देखना, सिनेमा हॉल के बाहर आपको मिलेंगे कुछ लोग, 1 का 3, 2 का 5। वो क्या करते हैं, टिकट्स पहले लेके एडवांस में रख लेंगे और बाद में आपको प्रीमियम चार्ज करके वो टिकट देंगे। मान लो आपको भीड़ में नहीं लगना, पहले तो ऑनलाइन था नहीं सिस्टम, आपको मूवी देखनी है तो लाइन में लगना पड़ेगा मूवी के बाहर, हॉल के बाहर। तो वो लोग पहले से ही हॉल वाले से मूवी की टिकट ले लेंगे 50 और 100 रुपये की टिकट आपको 150-200 में देंगे। तो उन लोगों को बोलते थे टाउट। ठीक है, अब ये टाउट क्यों कहलाते थे? ये बहुत ज़ोरों से अपनी एडवर्टीजमेंट करते थे, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 5, है ना। तो इस तरीके से टाउट नाम की वर्ब बनी हुई है इन्हीं लोगों से, किसी चीज़ को चिल्ला चिल्ला के एडवर्टाइज करना, पब्लिसाइज करना। द कंपनी हैज़ बिन टाउटिंग इट्स न्यू कार एज अ ब्रेक थ्रू इन द EV स्पेस। कंपनी जो है टाउट कर रही है, चिल्ला चिल्ला के एडवर्टाइज कर रही है अपनी नई कार को एक ब्रेक थ्रू के तौर पे, एक बड़ी कामयाबी के तौर पे EV स्पेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेस में। समझ के ब्रेक थ्रू, आपको पता ही ये वर्ड है ना, बड़ी कामयाबी यानी ब्रेक थ्रू, बड़ी सफलता, है ना। फिर बड़ी असफलता के लिए डिबैकल, फियास्को, सारे वर्ड्स आप देखते हो, मेरे पिछली क्लास में आए थे सारे वर्ड्स, है ना। चलो ये वर्ड टाउट यूल सी इन द आर्टिकल टुडे। इसको ट्रम्पेट करना भी बोलते हैं, अपने जोर जोर से, है ना, अपने खुद के गीत गाना, है ना, जोर जोर से एडवर्टाइज करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ऑडेशियस। देखिए एक होता है करेजियस, करेज यानी आपका साहस या हिम्मत, करेजियस यानी साहसी, और करेजियस से भी एक स्टेप आगे जो हो उसको बोलते हैं ऑडेशियस। हिंदी में इसको बोलते हैं बोल्ड या उदंड, जो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है ये वर्ड, है ना। कोई ऐसा आदमी हो जो बहुत ज़्यादा करेजियस हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता हो, अपना कॉन्फिडेंस दिखाता हो, आपको थोड़ा सा नेगेटिव उसके अंदर से कनोटेशन आए, उसको आप ऑडेशियस बोल पाएंगे। हर प्लान टू विजिट यूरोप ड्यूरिंग द पैंडमिक वॉज ऑडेशियस। उसका जो प्लान था यूरोप को विजिट करने का पैंडमिक के दौरान, वो बड़ा ऑडेशियस था, बहुत ज़्यादा हिम्मत से भरा हुआ था, है ना, नेगेटिव सेंस में, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। इंट्रेपिड भी बोलते हैं, फूल हार्डी भी बोला जाता है ऑडेशियस को। तो ये वर्ड ऑफ ऑडेशियस यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है, देखो ऑडेशियस से एक और नाउन फॉर्म बनती है ऑडेसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जुर्रत। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई करने की? हाउ डिड यू हैव द ऑडेसिटी टू डू दैट? समझ गए ना। तो ऐसे इस वर्ड को और आप कनेक्ट कर पाएंगे, जुर्रत करने वाला आदमी होता है ऑडेशियस। चलिए लास्ट वर्ड है मैनिफेस्ट। एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। वर्ब फॉर्म में मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का रियल बनना, और एडजेक्टिव फॉर्म में मैनिफेस्ट का मतलब होता है रियल। साकार होने को बोलते हैं मैनिफेस्ट होना। अगर कोई चीज़ रियल बन जाए, आप सोचते जा रहे हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, जिस दिन वो कर देंगे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, इट विल बिकम रियल। हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टेड हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसका जो ड्रीम था इंडिपेंडेंट होने का, वो रियल हो गया, साकार हो गया, मैनिफेस्ट हो गया उसके जॉब में सिलेक्शन के साथ ही। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट को हमने एज अ वर्ब यूज़ किया है। एडजेक्टिव फॉर्म में मैनिफेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ खुद से ही
हकीकत में रियल हो जाए, वो मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, रियलाइज, मटेरियलाइज इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द मैनिफेस्ट वर्ड एज एन एडजेक्टिव इन द आर्टिकल टुडे। अब जहाँ पे वर्ड आएगा वहाँ पे एक बार अपने फिर से इसको रिवाइज करेंगे। चलिए, समरी ये है इस आर्टिकल की कि रतन टाटा जो अभी जा चुके हैं, लेट मिस्टर टाटा, ज़िंदगी में इन्होंने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए, बहुत बड़े बड़े एक्विजिशंस किए, और एक बहुत ही लूज ग्रुप था टाटा ग्रुप। 90s में बड़ा ग्रुप था, लेकिन इसमें कोहेसिवनेस नहीं थी। एक कंपनी यहाँ भाग रही है, एक कंपनी घाटा कर रही है ना। तो इस तरह से कोहेसिव ग्रुप बनाने में इनकी बहुत बड़ा रोल रहा रतन टाटा का। इन्होंने जो बिजनेसेस इनके चलते नहीं थे उनको बंद कर दिया, जो बिजनेसेस इनको लगता था बहुत पोटेंशियल वाले हैं उनमें बहुत बड़े बड़े रिस्क लेकर के उनको खड़ा किया, और आज टाटास या टाटा ग्रुप एक नाम है, ना केवल भारत में, इंटरनेशनली। साथ ही आपको कुछ डार्क साइड्स बताएगा रतन टाटा की, जैसे इनको क्रिटिसिज्म लेना नहीं आता था, इनकी कोई आलोचना करे तो बड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते थे। तो ये चीज़ें भी इस आर्टिकल में अपने देखेंगे। सेलिब्रेटरी टोन है, एप्रिशिएटिव टोन है आज के आर्टिकल की, अप्रिशिएट कर रहा है जो भी रतन टाटा करके गए हैं। चलिए आर्टिकल को शुरू करें। कह रहा है जी, रतन टाटा, द मैन हु हेल्म्ड इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट behemoth for over 2 decades took over a disjointed conglomerate of 34 listed companies from J.R.D. Tata in 1991। कह रहा जो रतन टाटा साहब थे, वो आदमी, मैन, जिसने हेल्म किया, जो कमांड में था, जिसने है ना लीडरशिप अपने हाथ में लिया, हेल्म किया इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट behemoth को। behemoth का मतलब होता है जाइंट, कोई बहुत बड़े कॉलोसल चीज़ को आप बोलते हैं behemoth। तो भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को या जाइंट को जिन्होंने, जिसकी अगुवाई की, और की कब की, फॉर ओवर 2 डेकेड्स, 20 साल से भी ज़्यादा वक्त के लिए। कह रहे ये जो टाटा साहब थे ना, अब ये देखो पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है टाटा जी के लिए। रतन टाटा कौन थे उस बारे में बताया गया है इस कोमा से कोमा के बीच में। कह रहा है इन टाटा साहब ने टुक ओवर किया, इन्होंने जिम्मा उठाया एक डिसजॉइंटेड ग्रुप का, टूटे फूटे ग्रुप का, कंग्लोमरेट का। कंग्लोमरेट यानी एक बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप जिसमें 20, 30, 50 कंपनियां हों। तो ये कंग्लोमरेट था 34 लिस्टेड कंपनीज का, 34 ऐसी कंपनियां जिनके शेयर बाजार में शेयर अवेलेबल थे, और ये इन्होंने टेक ओवर किया JRD टाटा से 1991 में, 1991 में। और फिर क्या किया इन्होंने, पहले तो उन्होंने टेक ओवर किया इस डिसजॉइंटेड ग्रुप को, टूटे फूटे ग्रुप को, फ्रेगमेंटेड ग्रुप को। फिर इन्होंने 20 साल के अंदर लेफ्ट इट स्लीकर, स्मार्टर एंड मोर ग्लोबल। इन्होंने इसको छोड़ा 20 साल बाद एक ऐसे ग्रुप के तौर पे, कंग्लोमरेट के तौर पे, जो ज़्यादा स्लीक था, ज़्यादा स्मार्ट था और ज़्यादा ग्लोबल था। ग्लोबल यानी इंटरनेशनल, स्मार्ट का मतलब आप समझते हैं, स्लीक का मतलब होता है स्लिम एंड ट्रिम। अब टाटा में जो आप कंपनियां देखेंगे, मोटी कंपनियां जहाँ से रेवेन्यू आता है, वहीं पे टाटा इसका फोकस भी है। TCS पे, टाटा मोटर्स पे, है ना, LTI माइंट्री पे। LTI माइंट्री तो बाहर की है, इनकी टाटा एलेक्सी है। तो जहाँ पे इनका फोकस है वहीं से पैसा निकलता है। ये स्लीक ग्रुप बन चुका है, बहुत फैला हुआ ग्रुप नहीं है आज की डेट में टाटा ग्रुप। तो इस तरीके से रतन टाटा ने ऐसे टेक ओवर करके ऐसा इसको बना के छोड़ दिया। रतन टाटा सब्जेक्ट है आपके, 2 वर्ब्स हैं इनकी। पहली है टुक ओवर, इन्होंने जिम्मा लिया, चार्ज लिया इस ग्रुप का, और दूसरी वर्ब है लेफ्ट, जाते हुए इन्होंने इस फर्म को, इस ग्रुप को ऐसा बना के छोड़ा। हु आया मिस्टर टाटा के लिए, मैन के लिए। हु की वर्ब है हेल्म्ड, हेल्म करना, किसी चीज़ का चार्ज लेना, जिम्मा लेना, उसके स्टेयरिंग व्हील पे बैठना। डिसजॉइंटेड यानी टूटा फूटा, ये कोहेसिव का बिल्कुल उल्टा है। कोहेसिव मतलब जुड़ा हुआ। behemoth और कंग्लोमरेट एक ही बात है, बड़ी बड़ी चीज़ों को बोला जाता है behemoth या कोलोसल या कंग्लोमरेट। कंग्लोमरेट वर्ड जो है स्पेशली कंपनियों के लिए यूज़ होता है, जैसे रिलायंस एक कंग्लोमरेट है, सिंघानिया ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है ना, ये सभी कंग्लोमरेट्स हैं। चलिए, स्लीक यानी एकदम पतला, स्लिम एंड ट्रिम, स्मूथ ग्रुप बन गया आजकल टाटा जो है पहले के मुकाबले। कह रहा है जी, द बिग 3 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील स्टिल पुल मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स वेट। कह रहे जो 3 कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां। पहली है TCS, आप जानते होंगे, IT स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरी है टाटा मोटर्स, 4 व्हीलर्स के स्पेस में, ऑटोमोटिव स्पेस में। तीसरी है टाटा स्टील। कह रहे ये जो 3 कंपनियां हैं ना, बिग 3, ये आज भी पुल करती हैं कंपनी के ज़्यादातर वेट को। टू पुल समवंस वेट, किसी चीज़ के वेट को पुल करना यानी उस चीज़ को कैरी करना, उस चीज़ को आगे ले जाना। भाई अगर आप किसी चीज़ के वेट को पुल कर रहे हैं तो आप भी उसी चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं ना, आगे पीछे आप ही ले जा रहे हैं। आपका वजन, सारा वजन तो आपने उठा रखा है। तो टाटा ग्रुप का पूरा वजन तो उठा रखा है इन 3 कंपनियों के जिम्मे है। कह रहा है एज दे डिड बिफोर, जैसा कि पहले भी करती थी, रतन टाटा के आने से पहले भी यही 3 कंपनियां बड़ी थी। कह रहा है जी, बट रतन टाटा टर्न्ड अ स्प्रॉलिंग स्कैटर्ड एम्पायर इनटू अ कोहेसिव फोर्स। लेकिन रतन टाटा ने बदल दिया, टर्न कर दिया एक स्प्रॉल करते हुए
स्प्रॉलिंग क्या होता है? सांप जैसा ऐसा कुंडली मारा हुआ है ना, एकदम स्प्रॉल करता हुआ। एक कुंडली मारे और फैले हुए ग्रुप को, एम्पायर को एक कोहेसिव फोर्स में, एक मजबूत ताकत में। तो पहले भी तीन ही बड़ी कंपनियां थी, आज भी तीन बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन ये तीन बड़ी कंपनियां बहुत बड़ी हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो छोटी कंपनियां जिनमें पोटेंशियल थी, उनको बहुत अच्छे से टाटा ने तैयार किया है। ट्रेंट को, है ना, अपनी जो टाटा एलेक्सी है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, ये कंज्यूमर स्पेस में है। और जो कंपनियां इनकी घाटे में थी, वो सारी इन्होंने बंद कर दी। तो एक स्प्रॉलिंग जो एक कंग्लोमरेट था, एकदम सांप की तरह कुंडली मारा हुआ, फैला हुआ, स्कैटर्ड था, अब वो एक कोहेसिव फोर्स बन चुका है। बिग थ्री की वर्ब है पुल। पुल समवंस वेट, यानी किसी चीज़ के वेट को कैरी करना, किसी चीज़ को ड्राइव करना, किसी चीज़ का वजन उठाना। टू पुल वंस वेट यानी आप अपने खुद की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले रहे हैं। देख दो यहाँ पे, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग। अब देखो, वेट से 3-4 इडियम्स और बनती हैं और आनी चाहिए आपको, बड़ी सिंपल सी इडियम्स है। टू थ्रो वंस वेट अराउंड, टू थ्रो वंस वेट बिहाइंड, एंड वर्थ वंस वेट इन गोल्ड। पहले गोल्ड वाले से यूज़ करते हैं, शुरू करते हैं अपने। देखिए, अगर आपका वेट गोल्ड में डाल दिया जाए, मान लीजिए आपका वेट है 80 किलो, 75 किलो, 85-90 किलो। अगर आप लड़की हैं तो शायद 60 किलो होगा, 65 किलो होगा, 55 होगा। तो 50, 55, 60, 70, 80 किलो गोल्ड, कितना गोल्ड होता है समझते हैं ना आप? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत महंगा होता है ना, बहुत वैल्यूबल चीज़ है। अगर कोई आदमी अपने वर्थ है अपने ही वेट के बराबर गोल्ड में, तो यानी वो आदमी बहुत इनवैल्यूबल आदमी है, बेशकीमती आदमी है। तो टू बी ऑफ वेरी हाई वैल्यू, है ना। जैसे आपको कोई इंप्लॉय मिल गया ऐसा जो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, तो आप उसके लिए बोलेंगे दैट एम्प्लॉय ऑफ माइन इज़ वर्थ हिज ऑन वेट हिज गोल्ड। मेरा जो एम्प्लॉय है ये इतना वर्थ है, इतना कीमती है, जितना कि इसका वेट है गोल्ड के अंदर। मान लीजिए इसका वेट 65 है, तो 65 किलो सोने के बराबर है मेरा एम्प्लॉय ये। तो ऐसे इसको आप याद रखें। चलिए, थ्रो वंस वेट बिहाइंड, आपने अपना वजन किसी के पीछे डाल दिया है, तो यानी उस आदमी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, कोई आदमी के पीछे वजन डाल के आप खड़े हो जाएं, तो आप उसको क्या बोल रहे हैं कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, है ना, गिरने नहीं दूंगा। तो टू सपोर्ट या प्रमोट समबडी, टू सपोर्ट या प्रमोट समबडी इज टू थ्रो वंस वेट बिहाइंड समवन। अब इसी से बनेगी लास्ट वाली, टू थ्रो वंस वेट अराउंड। अराउंड मानी चारों तरफ। आप अपना वेट यानी अपना इन्फ्लुएंस जो है चारों तरफ फैला रहे हैं, यानी एक बुली टाइप ऑफ पर्सन है आप। बहुत ही अक्खड़ टाइप के आदमी हैं, सबको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बड़े रूड टाइप के पर्सन हैं। कुछ लोग होते हैं ना, अपना काम करवाने के लिए, है ना, एकदम रूड हो जाएंगे, एकदम हर आदमी से झगड़ा करने पर उतर जाएंगे। तो थ्रो वंस वेट अराउंड टू डोमिनेट योर सराउंडिंग्स। एक नेगेटिव सेंस में है, वैसे डोमिनेट नहीं कर रहे, गुण आप में कोई नहीं है, बस बिना बात की आप में अकड़ है। इस तरह से इस ईडियम को यूज़ किया जाता है। चलिए, तो ये 4 ईडियम्स याद रखना वेट से। अब ये तो ईडियम्स हो गया वोकैब का पोर्शन। अब इस वेट वर्ड पे एक ग्रामर पोर्शन भी बनता है, वो भी देख लो। देखिए, वेट यानी वजन, ये एक नाउन है, लेकिन अगर इसको वर्ब में बदलना हो और इसके पीछे का मैं टी निकाल दूं, तो इसका मतलब हो जाएगा वजन करना। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को तोला, वजन किया, तो यू वेट दैट थिंग, है ना, WEIGHED, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के यू वेट दैट थिंग। तो वेट अलग चीज़ है और वेट करना यानी वजन करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसीलिए आप कभी कभी सुनते होंगे लोग बोलते हैं वेट मशीन, वेट मशीन पे वेट करूंगा। वेट मशीन, वेट मशीन नहीं है वो है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन वजन करने वाली मशीन है, ठीक है। तो वर्ब से ING फॉर्म लगा के इसको वेइंग मशीन बोला जाए, ना कि वेट मशीन। चलिए, अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपना फॉर्म बदलने के बाद नाउन से वर्ब बन जाते हैं। बिलीव यानी भरोसा, बिलीव यानी भरोसा करना। प्रूव यानी सबूत, प्रूव यानी साबित करना। ब्रेथ यानी सांस। ब्रीद यानी, देखो स्पेलिंग देख लेना इसकी, ब्रीद, वो ब्रेथ वाली तो उतनी है, लास्ट में ये लगा हुआ है। ब्रीद यानी सांस लेना। बाथ यानी स्नान, आई टेक अ बाथ, है ना, मैं स्नान करता हूँ, नहाता हूँ। एंड आई बेद यानी मैं नहाता हूँ। बात एक नाउन है, बेद एक वर्ब है। अगर नहाने की बात कर रहे हैं, शी इज़ बेदिंग, वो नहा रही है, ही इज़ बेदिंग, वो नहा रहा है, और ही इज़ टेकिंग अ बाथ, टेक अ बाथ, तो टेक वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के बाथ को, स्नान को आप नाउन रख सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को देखना हो आपको एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो ये सेंटेंस देखते हैं अपने। द इंटेंस एक्सरसाइज प्रूव्ड चैलेंजिंग एज द हैवी वेज मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू ब्रीथ या ब्रेथ प्रॉपरली। जो इंटेंस एक्सरसाइज थी, जो बहुत ज़्यादा जोरों की कसरत थी, वो चैलेंजिंग प्रूव हुई, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो है साबित हुई, क्योंकि जो हैवी वजन था
उसने मुश्किल बना दिया उसके लिए कि वो ठीक से सांस भी ले पाए, ब्रेथ या ब्रीथ कर पाए प्रॉपरली। देखो एक्सरसाइज की वर्ब है प्रूफ्ड, जो कि गलत है। प्रूफ तो एक नाउन है। एक्सरसाइज ने साबित हुई, ये देखो प्रूफ जो वर्ब है ना, इसका मतलब होता है साबित करना या साबित होना। इसको अर्गेटिव वर्ब बोलते हैं। जिन बच्चों ने बेसिक ग्रामर की हुई है मेरे साथ अच्छे से समझते होंगे। कुछ ऐसी वर्ब्स अंग्रेजी में जो करने और होने दोनों के लिए यूज होती हैं। जैसे इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना और बढ़ना। डिक्रीज यानी घटाना और घटना। मेल्ट यानी पिघलाना और पिघलना। बर्न यानी जलना और जलाना। तो ये अर्गेटिव वर्ब्स हैं, दोनों काम करती हैं, खुद पे काम भी करेंगी और सामने वाले पे भी कर सकती हैं। तो वैसे ही प्रूव वर्ब है, साबित करना भी प्रूव होता है और साबित होना भी प्रूव होता है। तो ये एक्सरसाइज जो है साबित हुई बहुत ज़्यादा चुनौती भरी, क्योंकि जो बहुत भारी वजन था उसने ठीक से सांस लेने में मुश्किल कर दिया। एक्सरसाइज की वर्ब लगानी है, प्रूफ्ड गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा प्रूव्ड। और जो हैवी वजन था उसके लिए नाउन चाहिए, तो वे वर्ब ना लगा के आप लिखें हैवी वेट्स, हैवी वजन, है ना। और इसने मुश्किल बना दिया उसके लिए सांस लेना। सांस लेने को ब्रेथ नहीं बोलते हैं, ब्रेथ मतलब सांस। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू ब्रीथ, एक जो है वर्ब आपको यूज़ करनी पड़ेगी। चलिए, Karaji and in an era where many family-run conglomerates like the Modis, Singhaniyas and Ruiyas faded into oblivion, Tata managed to keep his group thriving. कह रहा और एक ऐसे एरा में, एक ऐसे ग्रुप में जहाँ पे बहुत सारे परिवार के द्वारा चलाए जाने वाले फैमिली रन कॉन्ग्लोमरेट जो हैं, या बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज जो हैं, जैसे कि मोदी हाउस, सिंघानिया हाउस, रुइया हाउस, कह रहा है ये सब फेड हो गए, ये सब धूमिल हो गए। फेड होना यानी किसी चीज़ का एकदम वैनिश हो जाना। जैसे तारे फेड हो जाते हैं ना, सुबह होगी तो रात के तारे जो है धीमे धीमे फेड होते हुए आपको दिखेंगे, फीके पड़ते हुए। तो एक ऐसी एरा में, एक युग में, जब ये सारे फैमिली रन ग्रुप्स जो हैं फीके पड़ गए, ऑब्लिवियन में चले गए, एक ऐसी स्टेट में चले गए जहाँ पे इनको कोई जानता भी नहीं है, आज कोई पहचानता भी नहीं है, कोई याद भी नहीं करता है। कह रहे वहाँ पे टाटाज ने मैनेज किया कि वो अपना ग्रुप जो है थ्राइविंग रखेंगे, अपने ग्रुप को फलता फूलता हुआ बनाए रखेंगे। कीप समथिंग थ्राइविंग, थ्राइव करना यानी फलना फूलना, आपने किसी चीज़ को बहुत आगे चलने दिया। चलिए, सेंटेंस सिंपल है। कॉन्ग्लोमरेट्स की वर्ब है फेडिट। व्हेन यू फेड इनटू ऑब्लिवियन, आप एक ऐसी स्टेट में जा रहे हैं जहां आपको कोई याद नहीं करेगा, कोई याद नहीं, आपका कोई निशान ही नहीं होगा पीछे, है ना। तो ये तीनों ग्रुप्स आज की डेट में ऐसे ही हैं, हालांकि ये पूरे बंद नहीं हुए हैं। मोदी ग्रुप, के मोदी ग्रुप, है ना, जो ललित मोदी भगोड़े हैं, भारत से भागे हुए हैं आईपीएल वाले, वही चला रहे हैं इस ग्रुप को। अभी भी ग्रुप चल रहा है बढ़िया अच्छे से। इनकी सबसे बड़ी कंपनी है गॉडफ्रे फिलिप्स, जो मालबोरो सिगरेट बनाती है, फोर स्क्वायर, है ना। तो ग्रुप तो चल रहे हैं, लेकिन ये 20 साल पहले जो इनकी शानो शौकत थी वो खत्म हो चुकी है। सिंघानिया ग्रुप जो जेके टायर बनाता है, जेके पेपर बनाता है, A4 साइज पेपर इन्हीं आज भी इन्हीं के आते हैं। ये रुइया ग्रुप है, डनलप टायर बनाता है। तो ये पहले बड़े ग्रुप्स हुआ करते थे, आज की डेट में टाटा से बहुत पीछे रह गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराजी नोटेबली, रतन डिडंट एग्जैक्टली स्टार्ट ऑफ एज ए कॉर्पोरेट प्रोडिजी। कह रहा नोटेबल बात यह है, रतन टाटा ने एग्जैक्टली स्टार्ट ऑफ नहीं किया था। स्टार्ट ऑफ करना यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी करियर में, किसी एरिया में क्या बोलते हैं, डेब्यू करना, है ना। तो रतन टाटा ने अपना कॉर्पोरेट करियर जो है उसकी स्टार्ट ऑफ नहीं किया था एक कॉर्पोरेट प्रोडिजी के तौर पे। देखिए, प्रोडिजी एक ऐसा बच्चा है, वो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाना, एकदम यंग बच्चा जिसको आपको देख के पता लग रहा है कि इस फील्ड में बहुत आगे जाएगा ये, है ना। यंग ब्लड है, 20 साल बाद इस फील्ड का ये मास्टर होगा। अंग्रेजी में उसको बोला जाता है प्रोडिजी। तो रतन टाटा ने जब शुरू किया था अपना करियर, वो बिल्कुल भी कॉर्पोरेट प्रोडिजी जैसे नहीं थे। देख के इनको नहीं लगता था कि ये बहुत इस मुकाम तक पहुंचेंगे। कह रहा है हिज अर्ली स्टिंट एट नैल्को डिडंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। उनका जो शुरुआती स्टिंट था, स्टिंट मतलब थोड़े से वक्त के लिए आप किसी के साथ इंगेज होते हैं, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, है ना। 25-30 साल के करियर में अगर 2 साल 3 साल किसी कंपनी में काम करो तो स्टिंट ही हो गया आपके लिए। तो कह रहा उनका जो अर्ली स्टिंट था, शुरुआती दौर था नेल्को नाम की कंपनी में, उसने बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को इंस्पायर नहीं किया। रतन टाटा को लेकर के किसी में भी कॉन्फिडेंस नहीं आया उनकी परफॉर्मेंस को देख करके। कह रहा जी एंड हिज टेन्योर बिगेन विद अ बैंग। और फिर उनका जो टेन्योर था, वही स्टिंट का ही दूसरा फॉर्म है टेन्योर, कार्यकाल। यहाँ पे बात हो रही है रतन टाटा की एज टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पे, टाटा ग्रुप के चेयरमैन। तो कह रहा है जब उनका चेयरमैन का टेन्योर शुरू हुआ टाटा ग्रुप में, वो एक बैंग के साथ में, एक बड़े धमाके के साथ में शुरू हुआ। बैंग यानी धमाका, और धमाका क्या था, धमाका और रादर द लार्जेस्ट स्ट्राइक एट टाटा मोटर्स पुणे ब्रांच। ये धमाका और कुछ नहीं था, रादर यानी था सबसे बड़ी स्ट्राइक टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट में। तो जब ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने तब सबसे बड़ी स्ट्राइक चली थी पुणे के अंदर टाटा मोटर्स पे। टेन्योर की वर्ब बिगेन,
ठीक है, स्टिंट की वर्ब है डिडंट इंस्पायर। व्हेन यू डोंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, आपको देख करके लोगों को भरोसा नहीं आ रहा है। कह रहा है जी ही हैंडल्ड दीज फायर्स लो की, सोल्ड ऑफ बिजनेसेस विद नो फ्यूचर, कॉस्मेटिक्स एंड सीमेंट, एंड देन बोल्डली सेट हिज साइट्स ऑन ग्लोबल डोमिनेंस। कह रहा है जी उन्होंने हैंडल किया इन सभी फायर्स को, इन सभी अग्नियों को, आग को, चुनौतियों को बहुत ही लो की या बहुत ही लो प्रोफाइल मैनर में। बड़े बड़े काम किए उन्होंने, स्ट्राइक को सुलझाया बहुत अच्छे से, लेकिन कभी भी लाइमलाइट में नहीं आई ये बातें कि रतन टाटा देखो वर्कर्स के बीच में गए, है ना, इन्होंने भाषण दिया, इस तरह की लाइमलाइट में कभी भी नहीं आए। तो बड़ा हैंडल किया लेकिन लो की तौर पे इन्होंने बेच दिया उस सारे बिजनेसेस को, सेल ऑफ कर दिया जिनका कोई फ्यूचर नहीं था इनके हिसाब से। जैसे इनका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस लैक्मे, आपको पता है लैक्मे एक टाटा की कंपनी थी जो एचयूएल ने बाद में खरीद ली 2001-2002 के अंदर, है ना। उस वक्त ये घाटे में थी, आज एचयूएल फायदे में चला रहा है इसको। तो कॉस्मेटिक्स और सीमेंट बिजनेस में भी थे ये बिजनेसेस, इन्होंने बेच दिए। इनको लगता था इनमें कोई फ्यूचर नहीं होगा, और इन्होंने बहुत ही बोल्ड मैनर में, ऑडेशियस मैनर में, हिम्मत के साथ में अपनी साइट्स को, अपनी नज़र को रखा, सेट किया अपनी साइट को ग्लोबल डोमिनेंस पे, पूरी दुनिया में अपनी डोमिनेंस पे। चलिए ही की वो है हैंडल दीज फायर्स लाइक ए प्रो, वेरी लो की, वेरी लो प्रोफाइल। और दूसरी वर्ब है सोल्ड ऑफ, तीसरी वर्ब है सेट। कह रहा है जी हिज हेडलाइन ग्रैबिंग एक्विजिशंस ऑफ एंग्लो डच कॉरस स्टील इन अ हाई स्टेक्स ऑक्शन इन 2007 एंड जगुआर लैंड रोवर इन 2008 अहेड ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्ट्रेन्ड ग्रुप्स फाइनेंसेस। कह रहा है इनका जो हेडलाइन ग्रैब करने वाला एक्विजिशन था, एक्विजिशन यानी किसी चीज़ को एक्वायर करना, किसी कंपनी को खरीद लेना, अपने अंदर मिला लेना। सेल ऑफ का बिल्कुल उल्टा होता है बाय आउट करना या जो है एक्विजिशन करना। तो इनका हेडलाइन ग्रैब करने वाला, ब्रेकिंग न्यूज़ वाला जो एक्विजिशन था दो कंपनियों का, पहली कंपनी थी कॉरस स्टील, डूबती हुई कंपनी थी, टाटा ने इसको ले लिया 2007 में। एंग्लो डच थी यानी इंग्लैंड और हॉलैंड की कंपनी थी, डच है ना, नेदरलैंड्स की। कह रहा है इसकी एक ऑक्शन में लिया, एक नीलामी में लिया 2007 में। कह रहा है एक तो ये वाला, और दूसरा इन्होंने लैंड रोवर जगुआर जो है 2008 में इस कंपनी को खरीदा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले, 2008 की मंदी से पहले। कह रहा है इसने स्ट्रेन कर दिया, इसने गला घोंट दिया इस ग्रुप के फाइनेंसिस का। तो रतन टाटा ने इनको खरीदा और साथ के साथ दुनिया में मंदी आ गई, घाटे की कंपनियां खरीदी थी, इनको फायदेमंद बनाऊंगा, और दुनिया में मंदी आ गई तो आपके सारे फाइनेंसिस स्ट्रेन हो गए ना, आपके जेब से पैसा जो है, मतलब पैसे के लिए आप मोहताज हो गए। कह रहा है जी बट अनडिनाइबली ग्लोबलाइज्ड इट, लेकिन इन एक्विजिशंस ने विद टाइम, बिना किसी डिनाइल के, बिना किसी किंतु परंतु के, इस ग्रुप को ग्लोबलाइज किया, इसको इंटरनेशनल बनाया। तो 2008 में तंग थे, लेकिन अब तो 2024 चल रहा है ना, चीज़ें अच्छे से मैनेज हुई। आज ये कोरस स्टील जो है यूके का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। देखो कितनी अजीब सी बात है, भारत की एक कंपनी टाटा, उसने यूके में एक कंपनी को खरीदा, और वो कंपनी जो टाटा की कंपनी है यानी इंडियन कंपनी है, वो यूके की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉयर है, सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाली कंपनी है। तो अजीब सी बात है ना ये, इसलिए ये ग्लोबलाइज हो गए अपने इन कारनामों की वजह से। चलिए एक्विजिशंस की दो वर्ब है, स्ट्रेन्ड एंड ग्लोबलाइज्ड। स्ट्रेन करना, किसी चीज़ का स्ट्रेस करना, गला घोटना, ग्लोबलाइज करना, उसको ग्लोबल बनाना। कह रहा है जी ऑफ कोर्स नॉट एवरी गैम्बल पेड ऑफ। कह रहा है जी ऑफ कोर्स सभी के सभी इनके गैम्बल जो थे, इनके जो मूव्स थे, गैम्बल क्या होता है, जुआ नहीं बोलना चाहूँगा मैं, वैसे गैम्बल का मतलब जुआ ही होता है, पर बिजनेस की लैंग्वेज में गैम्बल का मतलब होता है जो रिस्क आप उठाते हैं। जुआ ही है ना एक तरह का, आपने कंपनी खरीद ली, कुछ बेच दिया। कह रहे हैं इनका हर जुआ या हर रिस्क उसने पे ऑफ नहीं किया, उसने सही तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचाया। व्हेन समथिंग पेज यू ऑफ, उस चीज़ से आपको उसकी वर्थ मिलती है, उसका फ़ायदा मिलता है। कह रहा है जी द टाटा नैनो टाउटेड एज अ पीपल्स कार अंडर ₹1 लाख बॉम्ब्ड हार्डर देन अ बैड बॉलीवुड सीक्वल। थोड़ी सी सरकास्टिक टोन यूज़ कर रहे हैं, ये हंसी मजाक वाली ह्यूमरस टोन। कह रहे हैं जो टाटा नैनो प्रोजेक्ट था इनका, जिसको टाउट किया गया था, चिल्ला चिल्ला के एडवर्टाइज किया गया था पीपल्स कार के तौर पे, आम आदमी की कार के तौर पे, जो 1 लाख रुपए से कम की होगी। कह रहा है ये नैनो जो है बॉम्ब कर गई, क्रैश कर गई, फट गई, और ज़्यादा जोरों से। और किसके मुकाबले, एक बॉलीवुड मूवी के, गंदी मूवी के सीक्वल के मुकाबले। तो जैसे कोई मूवी होती है ना खराब मूवी, उसका पार्ट 2 भी बना देते हैं कुछ लोग, पार्ट 3 भी बना देते हैं, पार्ट 1 देखने कोई गया नहीं है ना, लेकिन पार्ट 2 भी आ गया, तो वो कैसा होगा वो सीक्वल पार्ट 2, बहुत ख़राब होगा, बहुत अच्छे से बॉम्ब करेगा, क्रैश करेगा। तो टाटा नैनो उस गंदी मूवी के सीक्वल से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बॉम्ब की, यानी क्रैश कर गई। कहने का मतलब है एक कार जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। नैनो की वो है बॉम्ब्ड, टाउटेड यानी एडवर्टाइज्ड। कह रहा है जी बट रतन्स ऑडेसिटी सेट हिम अपार्ट। कह रहा है लेकिन रतन टाटा का जो करेज था,
जो ऑडेसिटी थी, वही उनको सेट अपार्ट करती थी, सबसे अलग करती थी। अपार्ट यानी अलग, सेट यानी करना, है ना, रखना। तो इनका जो करेज, जो हिम्मत, जो जरूरत थी इनके अंदर, उसकी वजह से ये दुनिया से और दूसरे लीडर से अलग थे। हिज डिसीजन टू शिफ्ट टाटा मोटर्स फ्रॉम ट्रक्स टू कार्स लॉस्ट मनी एट फर्स्ट। इनका जो फैसला था शिफ्ट करने का टाटा मोटर्स को ट्रक्स से कार्स की तरफ, आज भी ट्रक्स में नंबर 1 है टाटा मोटर्स, है ना। अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स जो है मेजॉरिटी ऑफ ट्रक्स बनाते हैं भारत के। तो इनका जो डिसीजन था ट्रक्स के साथ साथ कार्स की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करने का, इस डिसीजन की वजह से पहले इन्होंने लूज किया मनी को, टाटा मोटर्स एक घाटे की कंपनी बनी। कह रहा बट नाउ टाटा मोटर्स इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर। आज की डेट में टाटा मोटर्स भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार मेकर है, कार बनाने वाली कंपनी है। पहले नंबर पे कौन है? बहुत ईजी है गैस करना भाई, मारुति सुजुकी, है ना। 2 नंबर पे टाटा मोटर्स, 3 नंबर पे महिंद्रा। चलिए डिसीजन की वॉब है लॉस्ट, टाटा मोटर्स की वॉब है हिज। कह रहा जी टाटा ऑल्सो प्लेड पपेट मास्टर बिहाइंड द एयर इंडिया एक्विजिशन। कह रहा टाटा ने प्ले किया, टाटा ने इस भूमिका को भी निभाया जो पपेट मास्टर की थी। पपेट यानी कठपुतली, मास्टर यानी जो उसको कंट्रोल करे। जब आप पपेट मास्टर होते हैं तो किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, उसको ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो, है ना, एडवांस लैंग्वेज में, उसके मास्टरमाइंड होते हैं। तो टाटा ने पपेट मास्टर का या मास्टरमाइंड का रोल भी प्ले किया रतन टाटा ने एयर इंडिया के एक्विजिशन के लिए, एयर इंडिया नाम की कंपनी को भारत सरकार से खरीदने में। तो इनकी वो गो एयर और विस्तारा वगैरह चल रही थी, लेकिन है ना इनके पास उतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू नहीं थी। रतन टाटा चाहते थे कि एयर इंडिया जो है फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खरीदें। पहले टाटा की एयरलाइन थी ये, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज कर दी थी। कह रहा जी हाउ एवर with all his manifest charm and charisma, Ratan Tata was known not to appreciate criticism. अब इनकी एक जो है ना दूसरा एस्पेक्ट बता रहे हैं इनके पर्सनैलिटी का। कह रहा लेकिन हाउएवर अपने सारे मैनिफेस्ट चार्म और क्रिज्मा के बावजूद, अपने सारे चार्म समझते हैं ना आपका आकर्षण, क्रिज्मा होती है आपके अंदर का एक तेज होता है आपके अंदर, है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक वाइब्स होती हैं आपके अंदर। कह रहा अपने चार्म और वाइब्स के बावजूद या उसके साथ में जो बड़ा मैनिफेस्ट था, जो बहुत रियल था, है ना, मैनिफेस्ट आपको याद होगा रियल। रतन टाटा जाने जाते थे कि वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं क्रिटिसिज्म को, अपनी आलोचना को अच्छे ढंग से नहीं लेते हैं। तो ये भी इनके पर्सनैलिटी का एक पार्ट था। रतन टाटा की वो है वॉज नॉन, मैनिफेस्ट का मतलब आप समझते हैं, बहुत रियल हो, बहुत क्लियर हो, है ना। कह रहा देयर वॉज ऑल्सो द ड्रामा विद साइरस मिस्त्री। कह रहा जी ड्रामा भी हुआ बहुत सारा साइरस मिस्त्री के साथ में। शपूर जी पॉलन जी ग्रुप आपको पता होगा, साइरस मिस्त्री का ग्रुप था। अब तो ये भी लेट साइरस मिस्त्री हैं, इनकी भी डेथ हो चुकी है। तो बहुत ड्रामा भी हुआ इनका। साइरस मिस्त्री थे टाटाज फर्स्ट नॉन फैमिली चेयरमैन, टाटा ग्रुप के पहले एक ऐसे चेयरमैन जो टाटा नहीं थे। ये भी पारसी थे, टाटा ग्रुप भी पारसी है ना, शपूर जी पॉलन जी ग्रुप भी पारसी है। इनफैक्ट ये रिश्तेदार भी हैं अपने आपस में। लेकिन साइरस मिस्त्री जो पहले चेयरमैन बने टाटा ग्रुप के, ये टाटा खुद नहीं थे, ये किसी और पारसी फैमिली से आते थे। कह रहे इनका जो ड्रामा था ना, कह रहा ये वो मिस्त्री थे हु डेयर्ड टू अनडू टाटास या रतन्स ब्लंडर्स एंड पेड द प्राइस विद एन अनसेरेमोनियस बूट। कह रहा ये वो साइरस मिस्त्री थे जिन्होंने डेयर किया, जिन्होंने हिम्मत दिखाई, डेयर करना हिम्मत दिखाना, कि ये अनडू करें, ये उल्टा करें, रिवर्स करें रतन टाटा की ब्लंडर्स को, उनके जीवन में की गई गलतियों को। कह रहा इन्होंने भी पे किया उस प्राइस को, इनको भी कीमत चुकानी पड़ी, है ना, रतन टाटा के खिलाफ जाने की, एक अनसेरेमोनियस बूट के साथ। देखिए बूट का मतलब है जूता, लात। अनसेरेमोनियस का मतलब होता है अनौपचारिक, अचानक से आपको लात पड़ जाए, है ना, आपको टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, आपको बोर्ड से निकाल दिया जाए, लात पड़ना ही बोलते हैं ना इसको। तो कह रहे जी इस तरह से इनका ड्रामा बहुत चला साइरस मिस्त्री के साथ में भी। ये वही साइरस मिस्त्री थे जो नई सोच के थे, थोड़ा पढ़ना आप इनके बारे में। ये चाहते थे कि रतन टाटा से जो गलतियां हुई हैं उनको सही करें, लेकिन रतन टाटा अपना क्रिटिसिज्म ले नहीं पाते थे और अल्टीमेटली साइरस मिस्त्री को चेयरमैन की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। ड्रामा की वो है वॉज साइरस मिस्त्री के लिए आया हु की वो है डेट, डैश से डैश के बीच में भी मिस्त्री के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। पहले चेयरमैन थे टाटा जी, टाटा के ग्रुप के। अंडू करना, रिवर्स करना किसी चीज़ को, आपने कोई काम गलत कर दिया, अगर मैं उसको वापस सही स्टेट में ला रहा हूँ तो मैं उसको अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लंडर यानी आपकी गलतियाँ, बड़ी मिस्टेक्स को बोलते हैं ब्लंडर्स। चलिए हु की दूसरी वो है पेड, साइरस मिस्त्री हु डेयर टू डू दैट एंड हु पेड द प्राइस। अनसेरेमोनियस यानी बिना किसी सेरेमनी के, अनौपचारिक तरीके से, अनऑफिशियल तरीके से। बूट का मतलब होता है, समझते हैं आप। कह रहा स्टिल फॉर ऑल इज मिसस्टेप्स
रतन टाटा लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी। कह रहा है फिर भी अपनी सभी मिस स्टेप्स के बावजूद, ये जो बीच में हुए इनसे 5 साल के, है ना, 5-7 साल पहले की बात है ये, कह रहे हैं इन सारे मिस स्टेप्स के बावजूद रतन टाटा ने छोड़ा पीछे एक विरासत को, लेगेसी को, विच इज़ वर्थ इनहेरिटिंग, जो वर्थ है, जो लायक है इनहेरिट करने के, एक्वायर करने के। यानी एक ऐसे कदमों के निशान छोड़े हैं जिस पे चला जा सके, है ना, इनको अच्छी चीज़ों के लिए याद किया जाएगा। रतन टाटा की वर्ब है लेफ्ट। वर्थ का मतलब होता है लायक, कीमती। अगर कोई चीज़ किसी काम के लायक है, दैट थिंग इज वर्थ, है ना, वो काम, जो भी काम आप बताना चाहें वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लगता है वर्थ के बाद में। अगर कोई मूवी देखने लायक है तो मूवी इज वर्थ वॉचिंग, वर्थ टू वॉच नहीं, वर्थ टू वॉच नहीं, वर्थ वॉचिंग। अगर कोई किताब पढ़ने लायक है तो द बुक इज वर्थ रीडिंग। अगर इनकी लेगेसी इनहेरिट करने के लायक है, उसको एक्वायर करने के, इनहेरिट करना यानी किसी लेगेसी को, विरासत को अपने जिम्मे में लेना, तो इनकी जो लेगेसी है वो वर्थ इनहेरिटिंग है। चलिए, अगर आप अपनी विरासत में बहुत सारा कर्ज छोड़ के गए हो, है ना, कर्जा, तो आपकी विरासत तो वर्थ इनहेरिटिंग भी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कुछ गलत छोड़ के गए हैं, अच्छा ही छोड़ के गए हैं, कहने का मतलब ये कह रहा है। और एटलीस्ट वर्थ है वॉच ऑन नेटफ्लिक्स, कम से कम ये एक वॉच के लायक तो होगी नेटफ्लिक्स पे। आप इस पे एक मूवी या एक वेब सीरीज तो जरूर बना सकते हैं रतन टाटा को लेकर के। अगेन वर्थ के बाद में नाउन का इस्तेमाल हुआ है। वर्थ या तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेता है अपने बाद में, या फिर किसी नाउन को भी लिया जा सकता है ना, नाउन को आईएनजी फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं होती। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। होपफुली ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा आज का आर्टिकल। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ मुश्किल लगे, है ना, कभी कभी ईजी भी ले आता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। रोज़ मुश्किल पढ़ोगे तो हिम्मत छोड़ दोगे आप। चलो फटाफट क्वेश्चंस देख लो, पैराजंबल सेट है। देखो, एक तरीका तो ये है मैं करवा दूं, आप देख लो, और आप कुछ नहीं सीखोगे इससे, मैं आपको लिख करके गारंटी के साथ देता हूँ। दूसरा तरीका ये है, वीडियो को पॉज करो, अच्छे बच्चे की तरह, लड़के लड़की की तरह चारों को अपने आप बिठाने की कोशिश करो सही सीक्वेंस में। चलो करवा दूं, अब कर लेना खुद से, है ना। कह रहा है जी, टाटा के जो बोल्ड एक्विजिशन थे कोरस स्टील और जगुआर के, इसने कंपनी को ग्लोबलाइज बना दिया। स्टेटमेंट नंबर ए। इन्होंने टुक ओवर किया एक टूटे फूटे कंग्लोमरेट को 91 में और इसको ग्लोबली ट्रांसफॉर्म कर दिया। बी, ध्यान देना ही की तरफ, ही आया रतन टाटा के लिए। सी में बोल रहा है हालांकि जो रिस्की थे, काफ़ी जोखिम भरे थे, लेकिन ये जो ब्रेक थ्रूज थे, कौन से ब्रेक थ्रूज, दीज ब्रेक थ्रूज, अब देखना पड़ेगा अपने को किसकी बात कर रहा है। इन्होंने इस्टेब्लिश किया टाटा ग्रुप को एक इंटरनेशनल फोर्स के तौर पे। डी, इनिशियली मेट विद स्केप्टिसिज्म, शुरू में जिस चीज़ को काफ़ी स्केप्टिसिज्म मिला, बहुत जिस चीज़ पे डाउट किए गए, कह रहा है ऐसे रतन टाटा की लीडरशिप जो है उसने धीमे धीमे रीशेप किया, फिर से डिज़ाइन किया इस कंग्लोमरेट को, टाटा ग्रुप को। देखो एक दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, दीज ब्रेक थ्रूज और ही, ये बी और सी मेरा पहला सेंटेंस नहीं बन सकते अरेंज रीअरेंज पैराग्राफ का। अगर मैं जब तक ही के बारे में बताऊं नहीं, तब तक ही को फर्स्ट सेंटेंस कैसे बना दूं? पहले मुझे बताना पड़ेगा ना रतन टाटा कौन थे, फिर मैं उनके लिए ही लगा सकता हूँ। तो ही को मैं सीधे फर्स्ट सेंटेंस बना के शुरू करूँगा तो मामला बैठेगा नहीं। और वैसे ये ब्रेक थ्रूज कौन से थे, पहले मुझे वो सफलताएं बतानी होंगी, तभी मैं सी को फर्स्ट सेंटेंस यानी सेकंड सेंटेंस बना पाऊंगा। तो बी और सी मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकते, यानी 1 नंबर और 3 नंबर सीन से बाहर है। अब फर्स्ट सेंटेंस कौन बनेगा, या तो ए बनेगा या डी बनेगा। अब इसको छोड़ दो आप, ये बी और सेकंड और फोर्थ में से मेरा आंसर है, वो छोड़ दो अभी। अब अपने बाकी अपने दूसरे क्लूज को उठाते हैं, ठीक है। दूसरा क्लू ये है जी, ब्रेक थ्रूज बताओ। ब्रेक थ्रूज थे ये वाले दो, कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर, यानी ए के बाद में सी आएगा। एक तो चीज़ मुझे ये पता लग गई। दूसरा, ही आया रतन टाटा के लिए, तो पहले आप रतन टाटा की लीडरशिप के बारे में बताएंगे जिसने कंग्लोमरेट को रिशेप किया, फिर इन्होंने इसको एक ग्लोबलाइज ग्रुप बनाया, यानी डी के बाद में बी आएगा। हो सकता है इमीडिएटली बाद में ना आए, डी के बाद में ए आ रहा हो फिर बी आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन बी जो है डी के बाद में आएगा। पहले रतन टाटा को आपके बारे में, आपको रतन टाटा के बारे में बताना होगा, ठीक है। यहाँ भी देखो रतन टाटा पूरा नहीं लिखा हुआ, शुरू में जो पूरा नाम होता है सबसे पहले वो आता है, फिर छोटा नाम लगाएं, फिर आप ही लगाएं। तो मैं इस अगर फॉर्मूला पे चलूँ और या तो बी सेकंड आंसर है या फोर्थ आंसर है, तो ए और सी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और डी के बाद में बी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो डी बी ए सी, देख रहे हो, डी बी ए सी मेरा आंसर बन जाएगा। तो क्या बना डी बी ए सी, शुरू में स्केप्टिसिज्म मिला लेकिन इन्होंने रीशेप किया इस कंग्लोमरेट को, इन्होंने टुक ओवर किया टूटे हुए ग्रुप को, बी को, डी बी ए सी बना रहा हूँ ना मैं, तो डी बी, है ना। इन टूटे फूटे ग्रुप को इन्होंने लिया और इसको ग्लोबल बनाया। फिर ए आएगा, इनके जो बोल्ड एक्विजिशन थे इन दोनों कंपनियों के, इससे कंपनी ग्लोबलाइज हो गई।
फिर सी आएगा। इन दोनों रिस्की ब्रेक थ्रूज की वजह से टाटा एक इंटरनेशनल फोर्स बन गया। मज़ा आया सीख करके? यही तरीका है सीखने का, ठीक है। और यही मैं आपको एसएससी बैंक के जो पेड कोर्सेज हैं ऐप पे उन पे करवाता हूँ, सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। लॉजिक लगता है हर चीज़ में, लॉजिक लगाना आपको सीखना है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था, सर ये इतने मुश्किल हैं जो एसएससी मेंस में भी नहीं आते। अरे भाई, बैंकिंग वाले बच्चे भी तो हैं, और एसएससी मेंस में जिस दिन आ गया तो किसको शिकायत करोगे? पहले नहीं आता था सर, इस बार आ गया। आप तो तैयार करो अपने लेवल को ऊपर ले जा करके, नीचे के लेवल का पेपर आएगा तो आपको ईजी होगा, है ना। और बैंकिंग मेंस में तो ऐसे क्या, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चल, कह रहा है जी, स्टेटमेंट से क्या इंप्लाइड है कि रतन टाटा नहीं जाने जाते थे क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट करने के लिए। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? बहुत आसान है, खुद से ट्राई दे लो वीडियो को पॉज करके। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो क्रिटिसिज्म को लेकर के इनटॉलरेंट थे, ठीक है। चलो, सेकंड में आंसर आपका बन जाएगा सी। कह रहा है जी, क्या इन्फर किया जा सकता है टाटा की लीडरशिप अप्रोच को लेकर के उनके डिसीजंस के हिसाब से टाटा ग्रुप में टेन्योर के दौरान? किस चीज़ को आप बता सकते हैं उनकी लीडरशिप के, है ना, नेचर के बारे में? कैसी लीडरशिप थी उनकी? हेजिडेंट थे, विजन को लैक करते थे, स्टेटस को बनाए रखते थे। स्टेटस को का मतलब है जो जैसा है वैसा रहे, टूटी हुई कंपनी है टूटी हुई रहेगी, मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा, है ना, स्टेटस को मेंटेन रहेगा। बोल्ड थे अपने डिसीजंस को लेकर के, या बहुत दकियानुसी अप्रोच थी, रिस्क को अवॉइड करते थे? बहुत ईजी है भाई, सी आंसर बनेगा। बड़े बोल्ड आदमी थे, रिस्क लेना जानते थे, है ना। थर्ड का आंसर भी सी होगा। अब ये क्वेश्चंस वोकैब के हैं, खुद से कर लोगे, मुझे पता है अच्छे से। एट द हेल्म होना, थ्रो वंस वेट अराउंड करना, यंग जीनियस को क्या बोलते हैं? प्रोडिजी बोलते हैं, प्रोडिजी बोलते हैं, या प्रोडिगल बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा मुश्किल बनाया मैंने इसको, सेम एक ही तरह के वर्ड्स लेकर के। और ऑडेसिटी का मीनिंग पूछा है, करेज, ऑब्लिवियन या बेमत। लास्ट में दो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ऑफकोर्स वोकैब के, सॉरी ग्रामर के। पहला वर्ड, पहला जो एरर है आपको यहाँ मिल सकता है इस वर्ड के आसपास, और दूसरा जरूर मिलेगा इस वर्ड की वजह से। सभी क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करें, आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। फर्स्ट कमेंट इसी वीडियो के नीचे पिंड कमेंट है, उस पर जाओ, रीड मोर पे क्लिक करो, रीड मोर पे आपको सारे आंसर्स दिखेंगे। तो अपना आंसर्स मुझे बताना, मार्क्स कितने मिले, क्लास कैसी लगी आज की। पूरी देखने वाले बच्चे ऑफकोर्स पीडी लिखेंगे, सर पूरा देखा और सब समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगाओ तो पीडीआई भी लिख सकते हो, सर मुझे सब समझ में आया। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन।